आपके चैनल एमए विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ाया था, ठीक है। उम्मीद करता हूं पीछे वाले वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख के ही इसे देखें, तो आपको पूरा क्लियरिटी से समझ में आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ाने के बाद में आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गैस का लॉ क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो पहला लॉ है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? मतलब कोई गैस है जो आइडियल है, ठीक है। आइडियल का मतलब भगवान वाला रूप, ठीक है। वो भगवान बहुत अच्छे हैं, उनका रूप बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सब आइडियोलॉजी जो भी हम लोग बोलते हैं, ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई पर्सन है वो कितना अच्छा हो सकता है, उसको अगर हम लोग को कंपेयर करना हो तो किसको? भगवान को बोलते हैं। भगवान को बोलते हैं, अल्लाह को बोलते हैं, जो भी हमारे गॉड है उसके बारे में हम लोग बोलते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में पहला बात बोलता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, वो निग्लेजिबल होता है। निग्लेजिबल बोलने का मतलब क्या? एकदम ना के बराबर। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग थोड़ा पहले चलते हैं। पदार्थ की अवस्था या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोग जानते हैं। किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग को डिवाइड करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं? बिल्कुल सही, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, कैसे हम डिवाइड करते हैं? ये हम डिवाइड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से। जैसे कि ये कोई सॉलिड है, तो ये सॉलिड क्यों है? ये आखिर सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है। दिख रहा है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये मेरा ज़्यादा है। एक दूसरे के बीच का, हम लोग का मम्मी पापा हो गए, ठीक है। हम लोग का मम्मी पापा के बीच में हम लोग का रिलेशन कैसा है? बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम लोग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये ज़्यादा है, सॉलिड है, कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। कंपेयर्स टू अदर मतलब और बाकी सब रिलेशनशिप को भी हम लोग उतना वैल्यू देते हैं जितना हम लोग परिवार को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या फोर्स हम लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन है कि नहीं? इसी तरीके से इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है तो वो किस में होता है? सॉलिड में। उसके बाद में किस में होता है? उसके बाद लिक्विड में। उसके बाद सबसे कम किस में होता है? एकदम ना के बराबर जो होता है वो गैस में होता है। वो एकदम फ्री होते हैं, एक दूसरे से फ्री होते हैं, उनको किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब जो भी एलिमेंट्स है, ये जो भी कंपाउंड्स हैं, ये सब क्या हो रहा है? हम लोग का एटमॉस्फेयर में घूम रहा है। और हम लोग का एटमॉस्फेयर में घूमने के बाद में क्या ये लोग क्या मिल जाते हैं? या फिर एक मॉलिक्यूल इधर गया, एक मॉलिक्यूल उधर गया, ठीक है। ये मॉलिक्यूल कभी भी एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं? अगर अट्रैक्ट होंगे तो हम लोग क्या सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और मान लो भाई कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो ऑक्सीजन हम जो ले रहे हैं, ये हम लोग का अंदर जा रहा है। तो सपोज करो कि बाहर में कोई ऑक्सीजन होता जो उसको अट्रैक्ट कर रहा होता, या फिर कोई ऐसा गैस होता जो अट्रैक्ट कर रहा होता, तो वो हम लोग के अंदर में जा पाता, उसे खींच लेता वो, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें है जिसके वजह से वो खींच ले रहा है उसे। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर गैस लॉ में अगर हम बात करें तो एकदम ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट बोले कि गैस इक्वेशन के बारे में हम लोग बोल तो रहे हैं,
लेकिन ये गैस इक्वेशन है क्या? ठीक है, ये है PV इज इक्वल टू MRT। बिल्कुल, PV इज इक्वल टू MRT में अब ये P क्या है? ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, V क्या है? वॉल्यूम है। M क्या है? kg में हम लोग लेंगे। ठीक है, RC क्या है? बताओ 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 बताओ, RC क्या है? RC जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। अब ये क्या बला है बताता हूँ, और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम लोग K से डिनोट करते हैं, और K इज इक्वल टू होता है जितना भी डिग्री C है, जैसे कि 10 डिग्री C है ना, उसमें 273.16 को ऐड कर दो। ऐड कर देने के बाद में जो वैल्यू मुझे मिलेगा, ठीक है, जो वैल्यू मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? 10 डिग्री C अगर है तो टेम्परेचर 283.16, तो ये क्या हो गया? केल्विन हो गया। हम डिग्री C नहीं बोलेंगे उसको उस समय। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर को मापेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। ठीक है, उसके बाद में अभी हम कुछ देर पहले बोले RC के बारे में। अब ये RC क्या है? ये है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का मतलब क्या? कोई भी गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन होने पर भी उसके अंदर में कुछ कैरेक्टर है जिसके वजह से वो ऑक्सीजन है। बात समझ में है? ऑक्सीजन होने के वजह से भी उसके अंदर में कुछ कैरेक्टर है जिसके वजह से वो ऑक्सीजन है। बात समझ में आ रहा है? जैसे देखो, ऑक्सीजन क्यों अलग है? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है बोलो? 8 होता है। और एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, अब 8 है, 16 है, अब हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर सेम है? नहीं। जैसा ऑक्सीजन का कैरेक्टर है, हाइड्रोजन का कैरेक्टर वही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कैरेक्टर वही है। बात समझ में आ रहा है जो हम समझाना चाह रहे हैं? जैसे हम, मेरे अंदर में जो कैरेक्टर है क्या आप में है, या आप में जो कैरेक्टर है मेरे अंदर है? तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो सकता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बारे में जो समझाया आप लोग को समझ में आया? उम्मीद करता हूं आ गया होगा। तो अब उसे हम लोग कैसे डिनोट किए? उसी तरीके से फॉर्मूला में डिनोट कर किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं गैस लॉ में पॉइंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बुक के हिसाब से अगर पूरा थ्रू आउट रीडिंग कर दूँ तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर वही बात हो जाएगा कि बुक आपसे क्यों पढ़ें, बुक ही पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो बात वही। ठीक है, तो पॉइंट्स के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं। ठीक है, और गैस लॉ याद कीजिए, पहला बार हम जब पढ़ाए थे, ठीक है, पहला क्लास में, उसमें क्या बताए थे? लॉ कैसे बनता है, उसके पहले हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस कैसे होता है? हम लोग जो नोट पे लिखे थे, थीसिस था। अब वो पब्लिश किए, पब्लिश करने के बाद में सब कोई देखने लगा, समझने लगा, लेकिन उसे लॉ नहीं बनाया गया। ठीक है, फाइनली जब टिचअप करके अगर हम लोग किसी चीज़ को बोल देते हैं कि हाँ ये परफेक्ट है, ये हर एक जगह पे एप्लीकेबल है, जैसे कि PV इज इक्वल टू MRT, बहुत सारा थ्योरी लिखने के बाद में उसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल किया गया। ठीक है, प्रैक्टिकल करने के बाद में उसमें जो कंक्लूजन निकला वो था मेरा PV इज इक्वल टू MRT, जो अगर कोई गैस लॉ को फॉलो कर रहा है तो इस इक्वेशन को जरूर फॉलो करेगा। तो PV इज इक्वल टू MRT का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और RC क्या है? RC कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। अब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है? जैसे ऑक्सीजन का अपना एक कैरेक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपना एक कैरेक्टर है, इसी तरीके से होल यूनिवर्स में जो गैसेस हैं, ठीक है, अगर यूनिवर्सल गैस, उस गैस का भी एक अपना एक कैरेक्टर है। बात समझ में आया? उसका भी अपना एक कैरेक्टर है, उसे ही कह रहे हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हम लोग को उसका निकालना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना होता है? वो होता है 8.314 किलो जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, इतना होता है। तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का वेट कितना है, मतलब ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका ऑक्सीजन का वेट कितना है? एक मॉलिक्यूल है, उसको हम पकड़े, उसका वेट कितना है? उसका वेट है मेरा कितना? 32, ठीक है। एक का होता है कितना? 16, ठीक है। अब हम O2 ले रहे हैं तो कितना हो गया? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, एक ऑक्सीजन का 16, और ऑक्सीजन गैस का कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। मतलब हम ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं ना, O2। टू का मतलब क्या? दो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं, दो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हम लेते हैं। तो यहां से आ गया कितना? 32, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या किए, इससे अगर हम डिवाइड कर दिए 8.314 से डिवाइडेड बाई कितना? 32 से हम डिवाइड कर दिए, तो जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन गैस का कैरेक्टर होगा। RU इज इक्वल टू, अगर मैं पूछूं कितना होता है तो क्या हो जाएगा? RC इंटू M हो जाएगा, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगर हम बोले कि किसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कितना होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा, ना बराबर होगा? कितना होगा? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन गैस, इसको मैं फॉयल के रूप में इसमें यूज करता हूँ, एरोस्पेस इंजन में मैं इसको यूज करता हूँ। तो क्यों करता हूँ? बोलिए बोलिए। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है किसी भी गैस का, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का क्या होता है? अपोजिट होता है। मतलब जो गैस जितना ज़्यादा हल्का, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है क्या होगा? हल्का होगा, कम होगा। और मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होगा उसका कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, मतलब उसका कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए कि आपको अपने जहाँ पे आप कोई एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, तो आप क्या क्राइटेरिया दीजिएगा? आप ऐसा क्राइटेरिया खोजने की कोशिश कीजिएगा कि एक इंसान में मैं जितना चाहता हूँ उससे ज़्यादा ही मिले, कम ना मिले। आप ये सोचिएगा। तो मतलब क्या कि इसी तरीके से ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट जो है कितना होता है? H2, मतलब 2, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है? 1। तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। तो 2 जो हुआ, और पहला ही घर में तो है एलिमेंट्स का, जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं भाई, एलिमेंट्स पढ़े तो होंगे, जो पहला ही तो घर में है। अब ये पहला घर में है तो मतलब इसका मॉलिक्यूल का वेट जो होगा सबसे कम होता है। जिसका मॉलिक्यूल का वेट जिसका जितना कम, उसका कैरेक्टर उतना ज़्यादा, और जिसका कैरेक्टर जितना ज़्यादा उसमें वर्क करने का एफिशिएंसी उतना ज़्यादा, वो उतना ज़्यादा वर्क करेगा। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन गैस का वहाँ पे यूज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, N से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब किसी गैस में कितना नंबर ऑफ मोल है, उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? कैसे? मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मास किसी भी बॉडी में जितना उसका मास है, इसमें जितना इसका मास है, मतलब मास का मतलब क्या? इसमें जितना क्वांटिटी है इसका, इसमें जितना इसका क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय इसका वेट,
ठीक है। तो हम लोग जो निकले, हम लोग का जो आएगा वो होगा n। n का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अच्छा, तो उसी तरीके से इसके पहले हम लोग पढ़ा क्या? PV इज इक्वल टू MRT। तो PV इज इक्वल टू MRT के जगह पे R के जगह पे हम कुछ पुट कर सकते हैं। देखो MRC, वो RC है ना, RC इज इक्वल RC इंटू T। M के जगह पे हम लोग क्या कर दिए हैं? N इंटू M कर दिए हैं। बात समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में PV इज इक्वल टू RU इंटू T। ये कैसे है? अभी तो कुछ देर पहले पढ़े कि कैपिटल M इंटू RC इज इक्वल टू RU, मतलब कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से एक चीज प्रूव हो गया कि PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन ये nRT, R जो है ये मेरा यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और इसके पहले जो मैंने पढ़ा था वो था PV इज इक्वल टू MRT। वहाँ पे M जो था मास था, जबकि यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग जो पढ़ते हैं PV इज इक्वल टू MRT, ये किस इक्वेशन, कब ये वैलिड है? कब ये वैलिड है? जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं प्रेशर लो टेम्परेचर हाई। प्रेशर लो को मॉडरेट प्रेशर भी बोल सकते हैं, मतलब मॉडरेट का मतलब कि वो कम या ज़्यादा हो भी सकता है, ठीक है। मॉडरेट प्रेशर का मतलब ये होता है। यहाँ जो गैसेज है वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो मूव करने के वजह से इसके अंदर में जो वेलोसिटी है वो कौन सा वेलोसिटी है, ठीक है। ये मूव इधर किया, ये गैस इधर मूव किया, कोई भी इधर उधर, सब अपने जगह से इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर में जो वेलोसिटी आ रहा है उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? उस वेलोसिटी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ऑफ 3 RU T डिवाइडेड बाई M। मतलब RU का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसके जगह पे हम लोग कुछ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम लोग 3RCT लिख सकते हैं। कैसे? इस वजह से RU डिवाइडेड बाई M को हम लोग क्या लिख सकते हैं? RC लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से हाफ mv के जगह पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 3RCT होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में 3/2 MRT, ठीक है। ये जो M है, R है, ये सब क्या है? 3/2 है, ये सब क्या है? एक कांस्टेंट है ना। इस कांस्टेंट के जगह पे हम लोग एक नया कांस्टेंट यूज करते हैं, वो K है। और ये K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। इसे ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल, वो प्रूव किए कि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। वो डायरेक्ट बोल दिए कि जो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। और वो महान हो गए, ठीक है। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है। इसे ही कहते हैं मेयर इक्वेशन। अब ये Cp और CV क्या है, ये आगे वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि Cp और CV क्या है। अभी बस इतना इक्वेशन को समझ लीजिए कि CV इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1 और Cp इज इक्वल टू गामा इंटू R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। अभी तक इतना ही समझिए, ठीक है। उसके बाद में अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि C फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये भी मेरा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। Cp और CV टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है। तो किस चीज़ का फंक्शन होता है?
वो फंक्शन होता है नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर में कितना एटम है इसके ऊपर डिपेंड करता है। J इज इक्वल टू 4.1868 किलो जूल पर किलो कैलोरी। ठीक है, ये होता है जूल इज इक्वल टू। ठीक है, अब इतना पॉइंट जानने के बाद में अब हम लोग जानते हैं कि गैस लॉ में पहला लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ में बोलता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग रख लिए, हाई टेम्परेचर रख दिए, और हाई टेम्परेचर रखने के बाद में अब उसको ना ही बढ़ा रहा है ना ही घटा रहा है, मतलब कि टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं उस जगह पे। ठीक है, तो प्रेशर जो होगा ना उसका प्रेशर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। ठीक है, मतलब प्रेशर को हम लोग जितना क्या बढ़ाएंगे, वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है, कम रहा है, जितना प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कमेगा, मतलब कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू MRT था, PV MRT। देखो MRT, M तो मेरा कांस्टेंट है, RC क्या है, किसी भी गैस के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो क्या होगा, वो भी कांस्टेंट हो गया, और T भी मेरा एक कांस्टेंट हो गया। तो MRT ये तीनों जब कांस्टेंट हो गया तो मतलब कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ऐसे आता है मेरा बॉयल्स लॉ प्रूव होता है। ठीक है, इसके बाद में है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखें बॉयल्स में, चार्ल्स बोला कि प्रेशर को कांस्टेंट रखो, तो PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, P कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से क्या बचा, V बचा और T बचा। MR तो कांस्टेंट ही है, मतलब कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि किसी भी गैस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी मेरा इंक्रीज होगा। देखो कोई बर्तन है, जब हम लोग चावल वगैरह बनाते हैं तो देखते हो जब टेम्परेचर हम हाई करते हैं तो वो क्या करता है, वो ढक्कन को ऊपर की तरफ पुश करता है। ऐसे ही तो स्टीम इंजन बना था ना, एकदम सही। उसके बाद में अब आ जाते हैं गैलुसिक लॉ। देखो 3 चीज़ था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर के बारे में चार्ल्स लॉ बता दिया, टेम्परेचर के बारे में बॉयल्स लॉ बता दिया, वॉल्यूम के बारे में कौन बताएगा, तो वॉल्यूम के बारे में एक साइंटिस्ट आ गया, वो हो गया गैलुसिक लॉ। तो उसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे, तो वॉल्यूम को जब कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर जो होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो इतना बात समझ में आया? बिल्कुल आया। अच्छा, उसके बाद में रेनॉल्ड्स लॉ। तो मेयर गैस इक्वेशन को वो देखने के बाद में बोला कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CP और CV को वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, CP और CV को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आया उसको गामा बोल दिया। ठीक है, इसको 1.4 हम लोग बोलते हैं, गामा। भगवान लायक तो हम गैस के बारे में जान लिए। अब रियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस के बारे में हम अभी जाने कि उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, कोई गैस आइडियल गैस कब होगा इसके बारे में हम लोग कंडीशंस को जाने, लेकिन रियल गैस कब होगा ये जाने, समझे? नहीं समझे, चलो समझ लेते हैं। रियल गैस जो होता है किसको, वांडर्स वाल्स गैस इक्वेशन, P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT, ये होता है रियल गैस इक्वेशन। आज मैंने गैस इक्वेशन के बारे में पूरा अच्छे तरीके से जानकारी दी। ठीक है, गैस इक्वेशन, अगर कोई गैस आइडियल होता है तो वो आइडियल क्यों है, आइडियल होने के पीछे क्या क्या कारण है उसके बारे में जाना, और रियल गैस होगा तो वो किस इक्वेशन को फॉलो करेगा इसके बारे में जाना। ठीक है, और रियल गैस इक्वेशन किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और स्पेसिफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। किसी भी गैस में स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है कि यूनिट मास में किसी भी गैस में कितना वॉल्यूम है उसे ही कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। यूनिट मास मतलब कि 1 kg मास में वो कितना वॉल्यूम कंटेन कर रहा है। ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम। पढ़िए, लिखिए, खुश रहिए और खुशी बांटते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए।
मिलते हैं, टाटा।